अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी दुनिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इससे पहले मैथमेटिक्स कर रहे थे 10th क्लास का, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं, इस वजह से हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स में साथ लेके चलने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स, ये स्पेशली कुछ बच्चे हैं जिनमें मैं एक बच्चे को हाईलाइट भी करूँगा। सालिह खान साहब हैं हमारे, कोई हमारी टीम का ही हिस्सा कह सकते हैं, हमारी टीम का ही कोई मेंबर है जिसने हमें स्पेशली फोर्सफुली कहा है कि सर 9th क्लास का मैथमेटिक्स भी लेके आएँ। तो ये हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली, आप कह सकते हैं कि सालिह खान साहब को। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हमें जो पढ़ना है वो है मैथमेटिक्स 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हमारा जो पहला चैप्टर है वो अबाउट मैट्रिक्स है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हम इस चैप्टर में जो पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में मैं आपको लंबी चौड़ी बातें नहीं बताने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था, कौन आदमी था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखने वाली, बिकॉज आपका लेवल छोटा है तो हमें इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। स्टूडेंट्स, याद रखें कि हमें अक्सर एमसीक्यूज में बोर्ड में ये हमसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस का ये किसने दिया था। तो याद रखें, इसका जो ऑथर था, या हम कह रहे हैं इनके जो मुसन्निफ थे जिन्होंने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है, वो थे आर्थर केले। और उनका जो ड्यूरेशन था, या फिर कह रहे जो उनका साल था जिन दिनों में वो इस चीज़ पर वर्किंग कर रहे थे, वो था 1858, मतलब 1858 में पहली बार कोई एक शख्स, या फिर आप कह रहे हैं कि आर्थर केले साहब, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था मैट्रिसेस का। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, जाहिर सी बात है अगर हमें इसके बारे में जानना है तो इसकी डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वो क्या है? वो कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हमें कुछ इस तरह से करना है, रियल नंबर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है, जैसे कि वो कह रहे हैं से एज 0 1 2 3 देन सच एज इनक्लोज बाय ब्रैकेट। अगर इन्हें हम एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, वो किस तरह से करना है ये मैंने आगे एग्जांपल भी दे रखी है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, हमारे पास क्या बनता है? एक मैट्रिक्स बनता है। इसको मजीद हम अच्छे से लेके चलेंगे जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब इसमें कितनी चीज़ें होती हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना होता है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें रोज और कॉलम्स की। याद रखें कि स्टूडेंट्स, जब भी हम इस तरह की फॉर्म लिखते हैं, मतलब हम कुछ नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो कॉलम्स की सूरत में आ जाएं या फिर वो रोज की सूरत में आ जाएं, तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाती है। अब रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ये भी ज़हन में रखें। हमारे यहाँ अक्सर ये अलमिया है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। याद रखें, ये मैं दोनों तीनों तरीक़ों से बता रहा हूँ जो भी मेरे जहन में है, तो आप जैसा चाहें इसको जहन में रख सकते हैं। याद रखें, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स, याद रखें, रोज होती हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसे हम क्या कहते हैं? रोज। और कॉलम्स की अगर बात करें, डाउन टू अप, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की जानिब। और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। देखें, फर्स्ट कर लें, हमारे पास कुछ मैट्रिक, कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे ए, मैं खुद से लिख लेता हूँ, यही ले लेते हैं हम 0 1 2 एंड 3। अब इसमें याद रखें कि ये वाली जो है 0 और 1 ये एक लाइन में है। लेफ्ट टू राइट कर लें या राइट टू लेफ्ट कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रो 1 होगी। अब इस लाइन में बेशक इतने नंबर लिख दें जिनको आप गिन ना सकें, वो सारे एक ही रो में होंगे, तो हम कहेंगे ये रो 1 है। इसी तरह अगर मैं इस वाली लाइन का जिक्र करूं तो ये हमारे पास होगी रो 2। क्या होगी? रो 2। इसके बाद देखें, यहाँ पे मैं अभी बता चुका हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इस लाइन में जितने मर्जी नंबर लिख लें आप, लेकिन उनकी तरतीब ये हो, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए।
हमें इनको 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लिखें, आप कोई वेरिएबल इस्तेमाल करें, लेकिन वो रो 1 में या रो 2 में ही शुमार होंगे। अगर मैं ऊपर वाली लाइन में लिखूंगा तो वो रो 1 होगी, और अगर मैं नीचे वाली लाइन में लिखूंगा वो रो 2 होगी। वो राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम्स की। स्टूडेंट्स याद रखें, ऊपर से नीचे की जाने, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉलम्स मिलाएं। अब कॉलम्स, जाहिर सी बात है, कॉलम ऐसे तो नहीं ना होते, जैसे फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ 0 1 2। अब वो कहता है कि लो जी ये कॉलम मिलाओ 3 आप कह लें 2 1 0 वगैरह सेम नंबर्स के कॉलम मिलाएं, तो आप कॉलम इस तरह तो नहीं मिलाते। तो स्टूडेंट्स ये तरीका नहीं है, कॉलम्स हमेशा इस तरह से होते हैं हमारे पास 0 1 2 2 1 0। तो हमें इस तरह से कॉलम्स मिलाने होते हैं, यानी कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और फिर हमें सेम वैल्यूज या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बताना पड़ता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हम ऊपर से नीचे की जानिब कॉलम को देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि हमारे पास एक लाइन में जितने नंबर होंगे, एक लाइन में, तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास एक रो है। इसी तरह एक कॉलम में जितने भी नंबर होंगे तो हम उसे कहेंगे वो हमारे पास एक कॉलम है, इसे हम कह सकते हैं C1। और इसी तरह ये हमारे पास दूसरा कॉलम बनेगा, इसे हम कहेंगे C2। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पेपर में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। वो कह रहा है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज यानी कि कितनी किताबें हैं, स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर, रोज एंड कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स भी जो हैं उनको भी गिनना होता है और रोज को भी गिनना होता है। तो उसको इस तरह से अगर लिखा जाए, इफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट करना हमारे पास मैट्रिक्स है ए हैज m रोज एंड n कॉलम्स, देन a इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m by n। मतलब हमें वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, इसको हमें इस तरह से लिखना है कि इसकी m जो है वो रिप्रेजेंट करे इसके नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो वो किस तरह से होगा, मुझे अगर a का ऑर्डर लिखना हो तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू, वो बनेगा m क्या है, हमारे पास कितनी रोज है मैंने अभी बताया, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। तो रोज कितनी है हमारे पास, ये है रो 1 और ये है हमारे पास क्या, रो 2। तो मैं लिखूंगा मेरे पास दो रोज हैं, तो मैं लिखूंगा 2 रोज हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉलम्स की, बाय, अब कॉलम्स गिन लेते हैं। इसमें एक हमारे पास ये वाला कॉलम बन रहा है और एक हमारे पास ये वाला कॉलम बन रहा है, C1 C2। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें दो कॉलम्स हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2 by 2। तो मैं कह सकता हूँ A का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 by 2। और मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए सेट किया है यहाँ पे, जैसे अब हमारे पास B है, अब इसमें अंदाजा लगा सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने कॉलम्स हों उतने ही रोज हों। स्टूडेंट्स ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम इस चीज़ को ज़रूरी समझ लें। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि रोज ज़्यादा हों और कॉलम्स कम हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉलम्स ज़्यादा हों रोज कम हों। अब देखें जैसे ये दूसरी एग्जांपल है, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो, अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें रोज कितनी है, इसमें एक रो है, तो मैं लिखूंगा m by n। m किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को, तो मैं लिखूंगा 1 हमारे पास एक रो है, और बाय, अब इसमें कॉलम चेक कर लेते हैं, ये C1 और ये C2 और ये R1 थी। तो हम कह सकते हैं 1 by 2 क्या होगा, इसका हमारे पास ऑर्डर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स याद रखें कि मैट्रिक्स दो तरह से इक्वल होते हैं, एक ऑर्डर के लिहाज से इक्वल हो सकते हैं और एंट्रीज के लिहाज से भी इक्वल हो सकते हैं। ऑर्डर के लिहाज से कैसे इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला कॉलम दिया होता, मैट्रिक्स दिया हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं A इक्वल टू, जैसे उसने कहा है 0 1 2 3, और मैं एक B ले लेता हूँ
बी है हमारे पास, फर्स्ट कर रहे हैं ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ये ऑर्डर के लिहाज से सेम है, इसका ऑर्डर भी 2x2 बन रहा है और इसका ऑर्डर भी 2x2 बन रहा है। ऑर्डर के लिहाज से तो हम कह सकते हैं ये आपस में इक्वल हैं, बट असल में ये इक्वल नहीं है। हम इन्हें इक्वलेंट तो कह सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं कह सकते। अब इक्वल कैसे बनेंगे, याद रखें, अगर यहाँ पे एंट्रीज 0 1 2 और 3 हैं तो यहाँ पे भी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 1 2 एंड 3। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है और इसमें मैं 1 से 2 बार आपको करवाता हूँ और ऑर्डर के बारे में मैंने पहले ही आपको डिटेल से बता दिया है। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आपको इंशाल्लाह उसका वहाँ पे आंसर ज़रूर मिलेगा। जैसे हमारे पास पहला उसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। स्टूडेंट्स जहन में रखें ये बात, मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें क्लियर किया है कि ये हमारे पास है रो 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ना लिखिएगा। ये रो 2 और ये हो जाएगा हमारे पास C1 और ये हो जाएगा हमारे पास C2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए, तो हम लिखेंगे इक्वल टू, हमें पता है इसमें 2 रोज हैं, m बाय n लिखना था तो m बाय n को हम लिख सकते हैं, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम्स कितने हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लिखेंगे 2। ये स्टूडेंट्स माइनस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये माइनस नहीं है। इसके बाद है हमारे पास इसका एक पार्ट है डी, उसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है 4 0 6। अब यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू, वो क्या है, इसमें रोज कितनी हैं, अगर इस लाइन में जितने भी नंबर होंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये वो सारी हमारे पास क्या होंगी रोज, तो नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हम कह सकते हैं m बाय n में अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज, मैं लिख देता हूँ पहले m बाय n। अब m क्या है, m क्या है, m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज हैं 1 2 एंड 3, तो हम कह सकते हैं 3 बाय, अब कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, एक ही लाइन में सारे लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे की जाने तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 1, तो हम कह सकते हैं 3 बाय 1 हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है। अब बाकी स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बात कर रहा है, मैं लेट से ही मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें जैसे इसने क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हो रही, हमें सिर्फ ये बताना है, इसने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ इनमें से बताना है कि a के इक्वल कौन सा है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो c है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है 5 - 2, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास इक्वल टू कितना आएगा 3। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू c, a इक्वल टू c। और इसी तरह अगर हम बात करें b की, b है हमारे पास b इक्वल टू 3 5, और इसमें उसने d दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा, ये आपस में इक्वल तो नहीं है लेकिन इनकी एंट्रीज जो हैं वो तकरीबन एक जैसी ही हैं, तो 5 और 3। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे 3 पहले है और यहाँ पे 3 बाद में है, यहाँ पे 5 पहले है
5 बाद में है और यहाँ पे 5 पहले है। तो स्टूडेंट्स इनको हम इक्वल नहीं कह सकते, ये याद रखिएगा। एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है या तो ऐसा होता कि ये 5 यहाँ पे होता, या तो ऐसा होता कि ये 3 यहाँ पे होता। तो हम कह सकते थे b इक्वल टू डी। तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते, ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर हमें कहे कि इसके बारे में हमें मतलब वो हमारे ऊपर एक शर्त लागू कर दे कि आप बताएं कि ये इक्वल है, तो इक्वल है या नहीं, तो आप लिखेंगे b डज नॉट इक्वल टू d, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। अब है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज में से अक्सर पेपर में आ चुका है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c एंड d व्हिच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड a, b, c एंड d। मैं ज़्यादा फुल क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो आप ये चीज़ें में रखें कि आपको ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पहली है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 7, 3 एंड 2d। अब अगर किसी बच्चे का इक्वल मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो वो यहाँ पे देख ले। मैं एक बार फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स उसने खुद कहा है, बुक वाले ने खुद कहा है, जब उसने कह दिया तो फिर तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। वो कह रहा है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 एंड 4d माइनस 6, ये इक्वल है किसके? 0, माइनस 7, 3 एंड 2d, ये इसके इक्वल है। स्टूडेंट्स अगर मैं लिख लूँ उसके मुताबिक ही मैं लिख लूँ a प्लस सी, ये वाला पहले वाले के इक्वल है, तो किसी को उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। a प्लस 2b, ये जो दूसरे वाला है दूसरे वाले के इक्वल होगा, माइनस 7, क्योंकि उसने खुद क्या किया, ये दोनों आपस में इक्वल है। और तीसरा है c माइनस 1 इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2। इनके मैं नाम रख लेता हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या करना है, इनमें से a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूँ। हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, आपको आसानी की तरफ जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे कि हमारे पास हम देखें यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है? d। और अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 3 की c माइनस 1 एंड 3 इक्वल टू 3, इसमें भी एक ही हमारे पास क्या है? वेरिएबल। तो लिहाजा मैं एंड से स्टार्ट लेता हूँ। मैं लिखने लगा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो वो क्या आएगा? 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब ये प्लस का 2d इस तरफ आएगा, माइनस का 2d, 4d माइनस 2d इक्वल टू माइनस का 6 है, दूसरी जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2d इक्वल टू 6। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 6/2। सो d इक्वल टू कटिंग करना है 2 3 6। ये हमारे पास d का आंसर आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी हम c की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। वो है हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3। सो माइनस 1 दूसरी जानी जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1। सो c इक्वल टू 3 प्लस 1, ये हो जाएगा c इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स का आंसर आ चुके हैं।
एक डी का और एक सी का। इसके बाद मैं बात करने लगा हूँ, अब देखें अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन 1 की बात करने लगा हूँ, ना कि 2 की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की अगर वैल्यू हमारे पास होती तो हम दूसरा आसानी से फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास ए की वैल्यू है ना बी की वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a प्लस सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सी की वैल्यू है, लिहाजा मैं जा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी कि इक्वेशन 1 से मैं सॉल्व करने लगा हूँ a प्लस सी इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू, आप ये कह रहे हैं कि प्लस सी की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है +4 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू -4। ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं d, c एंड a। अब हमारे पास जो रह गई है वैल्यू वो है सिर्फ और सिर्फ b की, तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं क्या होगा, a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब मैं क्या कर सकता हूँ आसानी से, देखें अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू है, दूसरा मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। a इक्वल टू -4 है, एक जगह पे a की वैल्यू प्लेस की, प्लस 2b इक्वल टू -7। सो -4 दूसरी जानी जाएगा, +4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2b इक्वल टू -7 + 4। स्टूडेंट्स इन दोनों को आप इसमें सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा हमारे पास, 2b इक्वल टू -3, सो b इक्वल टू -3/2। इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज हमने निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ रेड मार्कर से। एक हमारे पास ये वाला आंसर है d इक्वल टू 3, एक हमारे पास आंसर है c इक्वल टू 4, और एक हमारे पास आंसर है a इक्वल टू -4, और एक हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो है a इक्वल टू -3/2। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।